हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग नीट 2022 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास 11 की फ़िज़िक्स हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। हालांकि हम लोगों ने क्लास 11 की फ़िज़िक्स ही स्टार्ट की थी, बट बीच में कुछ ऐसी चेंजेस हो गए जिसकी वजह से हमको होल्ड करके क्लास 12 की फ़िज़िक्स शुरू करनी पड़ी। तो एक तरफ हमारी क्लास 12 की फ़िज़िक्स चल रही है, एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कवर कर रहे हैं हम लोग। एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को थॉरोली मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी में तुम्हारा कवर करते चल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो ये मान के चलो कि नीट एग्जामिनेशन में फिजिक्स में तुमको 160 प्लस मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस ऑलमोस्ट 100 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, हमें पूरा सिलेबस कैसे मैनेज करके चलना है, ये तुमको सारा कुछ मैंने बता दिया है। जो भी नीट इस बार अपीयर होने वाले हैं बच्चे, तो क्लास 12 हमारा बहुत स्मूथली बहुत डिटेल में टाइम ले लेके हम लोग पढ़ रहे हैं। मत घबराओ, टाइम बहुत है, इससे मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एकदम आराम से एक एक टॉपिक को समझ कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही क्लास 11 की फिजिक्स भी हम लोग अब शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास तक अच्छे से कवर कर लिया था। मैं प्ले लिस्ट में बना दूंगा, अभी वो लेक्चर्स होंगे मगर सारे अभी एडजस्ट नहीं है, मैं देख रहा था, तो मैं उसको अरेंज कर दूंगा। उसके बाद फिर हमारा ये आज जो शुरू कर रहा हूँ मैं वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास के बाद मेरा शुरू हो जाएगा। तो क्लास 12 की फिजिक्स समय चल रही है, क्लास 11 की साथ साथ चलती रहेगी। तो हमारा प्रिपरेशन एकदम सटीक तरीके से चल रहा है। और बिलीव करो, अगर जो भी हमारे पास 100 डेज बचे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर हम इस 100 डेज में जो भी लेक्चर्स यहाँ पर तुमको मिल रहे हैं उन लेक्चर्स को अच्छे से अगर हम प्रिपेयर करें, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, तो फिर 160 प्लस मार्क्स फिजिक्स में कहीं नहीं गया तुम्हारा नीट एग्जामिनेशन। बट होता क्या है हम लोगों के साथ, हम लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, यार चलो आज सब कुछ एकदम फोड़ फाड़ देंगे एकदम ऐसे, लेकिन फिर वो जोश धीमे धीमे ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि तुम मोटिवेट होते हो एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू। इंटरनल मोटिवेशन जब तुमको मिलेगा, नहीं यार मुझे खुद से करना है, खुद से मुझको पढ़ना है, खुद से मुझको जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है, जब ये अंदर से तुमको खुद मोटिवेशन मिलेगा तो फिर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम किसी और की तरफ देखो कि तुमको बार बार वो मोटिवेट करे। तो वंस यू डिसाइड कि यार नहीं मुझको ये चीज़ अचीव करनी है, अंदर से एक बार आ गया नहीं यार बस अब बहुत हो गया, बहुत टाइम पास हो गया, बहुत खिलवाड़ कर लिया अपने साथ, अब करियर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अंदर से आना चाहिए, किसी को बोलने से नहीं। तो जब भी ये चीज़ अंदर से तुम्हारे आएगी तो फिर तुमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से अपने तुमको एक लग जाएगा या मेरा टारगेट लक्ष्य मेरा इसको मुझको हासिल करना है, लग जाओगे फिर। बट ऐसा नहीं कि उसको मुझको वेट करते करते यार मेरे अंदर से कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसा करते वेट करते करते सालों सालों गुजार दें। हमें खुद से कोशिश करना चाहिए, है ना। तो एक लक्ष्य बना करके, एक टारगेट सेट करके, एक एम को ढूंढ करके हमेशा हमको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारा अगर टारगेट नीट है 2022 तो फिर हमें इसके अलावा और कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। अगर तुम सोचोगे, बिलीव करो, तो फिर बहुत सिंपल से तुमको फैक्ट बताऊँ मैं कि तुम अपने ड्रीम के साथ, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो फिर वो चीज़ तुमको नहीं मिलने वाली है। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति ईमानदार, ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हाँ ये सेट किया तो सेट किया है, ठीक है, फाइन। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड प्रिपरेशन है। हम लोग भाग नहीं रहे कि यार फटाफट क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स को फटाफट ख़त्म करना है, ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो क्लास 11th में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास तक बहुत अच्छे से थॉरोली कंप्लीट कर लिया था। मैकेनिक्स सेक्शन में जो लोग नहीं, जिनको चैप्टर्स या टॉपिक्स मिल रहे हैं वो मुझको बताएंगे, मैं उसको अरेंज कर दूंगा ताकि तुमको प्लेलिस्ट में जाओगे सारे लेक्चर्स तुमको मिल जाएंगे, वहाँ से तुम एक एक करके सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखना शुरू कर देना। आज हम लोग शुरू करेंगे 11th फिजिक्स का बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी इन पावर। और ये मेरा अपना एक बिलीफ, अभी मैं लिख रहा था, पता है ऐसे कोई एक इंट्यूशन होता है अंदर से।
अभी मैं इसको लिख रहा था तो मुझको पता नहीं कैसे लगा कि यार एक क्वेश्चन कंफर्म इस बार तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा। तो ऐसा मुझको लग रहा है कि टॉपिक से इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो आना ही आना है। और बिलीव कर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ढंग से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक ठाक प्रैक्टिस अगर है तो क्वेश्चन कर लो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, फाइन। तो जो टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे वर्क इंजन पावर का, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग उसका नाम है वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। एक फोर्स के वर्क डन की हम लोग बात करेंगे। अब फोर्स को यहाँ पर दो टाइप से समझेंगे हम लोग, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो आज हमारे इसी पर बात होगा और अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की बात भी आज ही कर लेंगे, कोशिश करेंगे वो भी आज हो ही जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। सपोज दैट मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ऑफ सम मास और किसी पोजीशन पर इस बॉडी को मैंने रखा, लेट अस इट्स पोजीशन इज x1। ठीक है, तो कोई बॉडी है वो इनिशियल पॉइंट पर रखी है जो x1 पोजीशन है इसका। मान लो m मास की बॉडी है, इसको x1 पोजीशन पर रखा है। x1 किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन है बॉडी का। ठीक है, ऑफ कोर्स पोजीशन x1 किसी न किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, तो किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी m का इनिशियल पोजीशन है x1। यहाँ पर बॉडी रखी हुई है या मूव भी कर रही, फर्क नहीं पड़ता, बस बॉडी की इनिशियल पोजीशन x1 है। ठीक है, फाइन। हमने इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया, लेट अस कॉल दिस फोर्स F। ठीक है, हमने इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जब भी हम बोलेंगे बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, हमें दो चीज़ बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि बॉडी पर जो फोर्स लगाया गया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड इज सपोज दैट F हमें दिया हुआ और इसका जो डायरेक्शन है, मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पर हमने इसको फोर्स को अप्लाई किया है। ये फोर्स इस बॉडी को इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन पर लेकर के जाता है। सपोज दैट दिस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू सम फाइनल पोजीशन, लेट अस सपोज x2। तो इस बॉडी को बच्चों हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन टू सम फाइनल पोजीशन बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स एट एंगल थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है इसके डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, इस बात को ध्यान रखना। बॉडी को जो डिस्प्लेसमेंट दिया और बॉडी पर जो फोर्स लगाया उनके बीच का एंगल थीटा है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि जो फोर्स हमने लगाया है वो डिस्प्लेसमेंट से कितने एंगल पर है। ठीक है, पहले कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं। मान लो मैंने कहा कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है बॉडी पर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसका x1 से x2 डिस्प्लेसमेंट है, मान लो उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। जब कैसे कांस्टेंट है भाई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी मैं बोलूँ कांस्टेंट तो दोनों चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और जिस डायरेक्शन में तुम अप्लाई किए वो भी कांस्टेंट है। यानी इस बॉडी को जब मैं मूव कराऊंगा तो इस फोर्स की वैल्यू अगर 10 न्यूटन है फॉर एग्जाम्पल, तो शुरू से लेकर के अंत तक इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन ही होनी चाहिए, जो वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। नॉट ओनली वैल्यू, ऑल्सो डायरेक्शन। अगर ये एंगल लेट अस कॉल 60 डिग्री है तो शुरू से लेकर अंत तक ये एंगल 60 डिग्री ही होना चाहिए विथ डिस्प्लेसमेंट। तो हम तब जाकर कहेंगे भैया जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग क्लियर हो रहा है, जो इसकी मैग्नीट्यूड है शुरू से लेकर अंत तक कांस्टेंट रहेगी, जो इसका डायरेक्शन है शुरू से अंत तक लेकर कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स ने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया x1 टू x2।
तो देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट वी कैन से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मान लो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है x, ठीक है, और फोर्स हमने लगाया है थीटा और ये कांस्टेंट फोर्स है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम निकालते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स W is the dot product of force and displacement। तो ऐसे कंडीशन में सीधी सी भाषा, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो वर्क डन होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल सा वर्क डन का फॉर्मूला है जो में से बहुत लोग को पहले से पता भी होगा, बट यूज़ हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, जब किसी बॉडी पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान कांस्टेंट हो। अच्छा सर पता कैसे चलेगा, क्या क्वेश्चन में लिखा है? बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा भाई यहाँ कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है। प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, समझोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं डायरेक्ट लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसा चीज़ लिखा होगा कि समझ जाओगे भाई फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। एज वी ऑल नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो देयरफॉर यू कैन से डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा फिगर ध्यान से देख लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, जो हमको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये तो सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम लोग में से बहुत लोग जानते भी पहले से, बट ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट फोर्स होगा तभी हम लोग इतना बेसिक्स काम कर सकते हैं। बट ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो फोर्स हमेशा कांस्टेंट हो। बोलो ऐसा हमेशा हो सकता है? मान लो हमारा फोर्स वेरिएबल है, हमारा मन किया हम किसी बॉडी को मूव कराएंगे, लेकिन हमारा मन करेगा हम फोर्स अलग अलग लगाते चलेंगे। कहीं मेरे बॉडी को, फॉर एग्जांपल तुम किसी बॉडी को मूव करा रहे हो, साइकिल चला रहे हो फॉर एग्जांपल, तो साइकिल जब तुम चलाते हो तो साइकिल चलाते वक्त क्या तुम्हारा स्पीड या तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या सब कुछ कांस्टेंट होता है? कभी साइकिल तेज चला रहे हो, कभी धीमे, कहीं बहुत धीमे, कभी रुक भी गए, कभी उड़ा दी साइकिल। तो हम जब किसी बॉडी पर वर्क करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो नॉट नेसेसरली कि वो हमेशा फोर्स कांस्टेंट हो, वेरिएबल होना वो तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो ज़्यादातर केस में हम लोग अपने आसपास जो चीज़ें देखेंगे, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं, जैसे साइकिल वाला एग्जांपल लिया, यू कैन इजीली कोरिलेट। जब तुम साइकिल से घर से निकलते हो स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, पूरे रास्ते में तुम्हारी साइकिल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, कभी तेज, कभी धीमे, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमे, अपने हिसाब से जैसे मन किया वैसे। तो तुम साइकिल पर जो फोर्स लगा रहे हो, कभी तेज पैडल मार रहे हो, कभी धीमे पैडल मार रहे हो, ये क्या है? ये वेरिएबल फोर्स है। तुम बदल बदल के फोर्स लगा रहे हो, कभी तेज लगा रहे हो, तेज थक गए, धीमे कर दिया। तो अपने आसपास बहुत ऐसे एग्जाम्पल तुमको मिलेगा जहाँ पर वेरिएबल फोर्स की बात होती है। हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और वेरिएबल हो, ठीक, तो ये वेरिएबल फोर्स के हमारे एग्जाम्पल कह सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर तुम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो अर्थ के सरफेस से अगर हम बहुत कम हाइट पर जाएं, कम हाइट पर 10, 15, 100, 50 मीटर में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट मान सकते हो। कम हाइट के लिए जी इज फेयरली कांस्टेंट। तो 10, 20, 50 मीटर पर हो तो जो ग्रेविटी है अर्थ की, कह सकते हो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन वही हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में चल जाओ, तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में डील करोगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का है वो वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं जो कांस्टेंट फोर्स के हैं और वेरिएबल फोर्स के हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? अर्थ वाला, अर्थ के सरफेस पे हो, थोड़े बहुत हाइट पर जाओ, 10, 20, 50, 100, यू कैन से इजिली ग्रेविटेशन फोर्स इज कांस्टेंट।
लेकिन जब हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो ग्रेविटी चेंजेस, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस। पढ़ेंगे आगे हम लोग ग्रेविटेशन। तो अब तुमको एक काम करना होगा, अब तुम अपने से अपने आसपास एग्जाम्पल देखो और बताओ। जो बच्चे बता सके वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि तुमको क्या लगता है अपने आसपास में कांस्टेंट फोर्स क्या है और वेरिएबल फोर्स क्या है। तो जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सब से मेरा अपील है, अपने आसपास जो भी चीज़ें तुम देखते हो, सोचो, देखो, ऑब्जर्व करो, उनमें से दो हमें आंसर तुम्हें बनाना है। एक एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट फोर्स और एक एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इन दोनों का मुझको आंसर देंगे कि हाँ सर, मेरे हिसाब से वो वेरिएबल फोर्स है, मेरे हिसाब से वो कांस्टेंट फोर्स है। मैं देखूंगा, और मैं देखूंगा जिसके आंसर्स गलत होंगे मैं उनको बताऊंगा भी सही क्या होगा उसका आंसर। तो तुमको क्या लगता है अपने आसपास देखना और देख के बताओ कि हाँ सर, मेरे हिसाब से ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो हम लोग अपने आसपास डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं। मेरे हिसाब से वो वेरिएबल फोर्स है जो अपने आसपास हम देखते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो मुझको ज़रूर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं देख सकूँ तुम कितना ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास। ठीक है, बाकी तो जो पढ़ते रहेंगे हम लोग। अब वेरिएबल फोर्स की थोड़ा बात कर लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में हमने कहा कि एक बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया। एग्जांपल वही लेता हूँ, तो मेरे में बॉडी है, एम मास की है, इनिशियल पोजीशन पर है, इसको हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम x1 पोजीशन टू सम x2 पोजीशन और फोर्स भी अप्लाई किया। मगर ये जो फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है। ये हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है। मान लो इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। हर अलग अलग जगह पर फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ 10 न्यूटन लगाए, यहाँ 12 कर दिया, यहाँ 13, यहाँ 20, यहाँ 0, यहाँ 40। मतलब हर पॉइंट पर जैसे मेरा मन किया। जस्ट लाइक तुम साइकिल चला रहे हो, जब मन किया तब पैडल तेज मार रहे हैं, जब मन किया तब धीमे कर, जब मन किया तब रुक भी। तो कुछ वैसा ही हम इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, मगर वेरिएबल। कभी 10 न्यूटन, कभी 20, यहाँ 25, यहाँ 0, यहाँ 100, वेरिएबल फोर्स। तो ऐसे कंडीशन में जब फोर्स वेरिएबल होगा और वेरिएबल फोर्स से तुम बॉडी को x1 से x2 तक मूव करा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, हर डिफरेंट पॉइंट पर फोर्सेस डिफरेंट। तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, बदलने वाला फोर्स। अच्छा, पहचान क्या होगी इसकी? जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, इसकी जनरली दो पहचान होगी। फोर्स विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ x। जो फोर्स की वैल्यू होगी वो x के फॉर्म में दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की जो वैल्यू है वो x के साथ क्या होगी? चेंज करेगी। जैसे जैसे x चेंज करेगा, बॉडी का अलग अलग पोजीशन चेंज करेगा, फोर्स भी चेंज करेगा। तो एक सिंपल सा पहचान क्या हुआ? कैसे पहचानेंगे सर कि गिवन क्वेश्चन में फोर्स इज वेरिएबल? तो फोर्स की जो इक्वेशन है, वैल्यू है, वो x के फॉर्म में दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, या फोर्स की वैल्यू तुम्हें टाइम के फंक्शन में दिया रहेगा। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब टाइम, अब यहाँ से यहाँ तक बॉडी को मूव कराओगे तो ऑफ कोर्स टाइम चेंज करेगा। टाइम इज नेवर स्टैटिक इन क्लासिकल फिजिक्स। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फोर्स की वैल्यू भी होगी, तो अगेन फोर्स विल बी वेरिएबल। तो इस बात को ध्यान रखना कि जनरली, इन जनरल, ये दो चीज़ें तुम्हारी मुलाकात होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जनरली इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना। अगर फोर्स x के फॉर्म में दिया है, अगर फोर्स t के टर्म्स में दे रहा है, तो समझ जाना कि भाई फोर्स वेरिएबल है। यहाँ ध्यान रख करके काम करना होगा। क्लियर है? चलो, तो वेरिएबल फोर्स के कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? करते क्या है, वेरिएबल फोर्स के कंडीशन में कुछ करना नहीं है, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। वी टेक अ वेरी स्मॉल, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज dx। एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हम लोग लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि इस dx डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। अब क्यों कांस्टेंट है सर? अभी तो वेरिएबल फोर्स बोले थे, अब कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा मैं ले रहा हूँ, बहुत ही छोटा, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल।
बहुत छोटा सा, तो वी कैन से चलो इतने छोटे से मान सकते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स इज कांस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो आई हैव टू राइट वर्क डन इन dx डिस्प्लेसमेंट। अगर dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना हुआ तो वर्क डन भी काफ़ी छोटा होगा, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन भी छोटा होगा। आई विल राइट f डॉट डी एक्स, डी डब्ल्यू बहुत छोटा सा वर्क डन f डॉट डी एक्स। लेकिन ये तो वर्क डन इस छोटे से पार्ट का आया है, ठीक है। इस छोटे से पार्ट का वर्क डन हमने डी डब्ल्यू फाइंड कर लिया, लेकिन हमें छोटे से पार्ट का तो वर्क डन फाइंड करना नहीं था, हमें तो यहाँ से यहाँ तक फुल वर्क डन फाइंड करना था। तो जो टोटल वर्क डन होगा उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना होगा x1 से x2 तक। अब तुम लोग को लग रहा होगा अच्छा खासा सब चीज़ चल रहा था, टॉपिक बढ़िया समझ में आ रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बस शुरू नाटक शुरू, आ गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। होता है, ऐसा लगता है। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ कि जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, बायो के बच्चे होते हैं, वो थोड़ा सा मैथ्स को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, और कभी उनकी ग्रूमिंग नहीं की जाती है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, बायो के बच्चे जब भी 11th में आते हैं, बायो चूज़ करके आते हैं, तो ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि यार तुमको मैथ्स पढ़ना ही नहीं। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें कोचिंग्स जो लोग पढ़ाते हैं, स्कूल्स जहाँ तुम पढ़ते हो, ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि उसको तक नहीं, मैथ्स से तो मेरा रिश्ता आज के बाद ख़त्म है, और तुमको मन में बात बैठ जाती है मैथ्स मुझको पढ़ना ही नहीं है कभी। एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्यों ना क्रिएट किया जाए जहाँ बायो के बच्चे जब आए 11th में बायो चूज़ करें तो उनको ये कंफर्ट दिया जाए कि नहीं तुम बायो लिए हो, तुमको इतनी मैथ्स पढ़नी है, हम तुमको मैथ्स पढ़ाएंगे, कंफर्ट तुमको देंगे इसमें। तो क्या दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि तुम बायो समझ सकते हो, इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकते हो, तो मैथ्स क्यों नहीं समझ सकते हो? इतने तुम बायोलॉजिकल प्रोसेस को अच्छे से समझ जाते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मेरे हिसाब से, तो तुम कभी सोचो तुम मैथ्स क्यों नहीं सीख सकते हो? बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन एक्चुअली वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया सिस्टम में कि यार नहीं, ये बायो के बच्चे इनको मैथ्स नहीं पढ़नी है, और तुम लोग भी इसको मान के बैठ जाते हो। तो हमें उस चीज़ को बदलना है, हमें इसको फ्रेंडली बनाना है। मैथमेटिक्स को हमें नहीं करना कि मैथमेटिक्स हमको पूरा कैलकुलस पढ़ना दीजिए सर, ज़रूरत नहीं है यार, ज़रूरत ही नहीं है। बस जितना मुझको नीट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, जितनी मुझको तकलीफ दे रही है उसको उतना हमें पढ़ना है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हमको वो जो ग्लूमी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है बायो के बच्चों के लिए, वो चीज़ थोड़ा गलत है, ठीक है। उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। और जब भी मैं 11th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बायो के बच्चे जो होते हैं, मेरा सबसे पहला फोकस होता है कि उसको मैथ्स में कंफर्टेबल करो पहले, ताकि उसको लगे नहीं है मैथ्स बच्चों वाली चीज़ है। वंस ही और शी बिकम्स कंफर्टेबल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, फिर तो चुटकी में फिजिक्स तुम्हारा हो जाएगा। और जब शुरू में ही तुमको डरा देंगे यार नहीं ये देखो मैथ्स है, तुम बायो के हो, तो फिर तुम्हारा एक हेट किस्म का हो जाएगा फिजिक्स से कि नहीं है तो ये इसका तो मेरे से कुछ है ही नहीं। तो फ्लॉ है, ये सिस्टम में फ्लॉ है, हम लोग को इसको दूर करने की ज़रूरत है। मैं तो पूरा कोशिश करता हूँ कि जो बायो का बच्चा है पहले वो कंफर्टेबल हो पहले, वो है ना मैथ्स को लेकर के, बाकी सब सीख जाएगा वो। तो मैं कह रहा था कि भाई अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बीच में इंटीग्रेशन की एंट्री हो जाती है। अभी सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपने पता नहीं कहाँ से इंटीग्रेशन है, तो मत घबराओ, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। मैं तुमको पहले कहा भी हूँ कि तुमको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बीच में शुरू कर दूंगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होगा, हम लोग क्लास 11-12 का चलता रहेगा, बीच में 2-3 चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो हमें करना क्या होगा बच्चों, तो छोटे से पार्ट का वर्क डन निकाला है, बहुत छोटे से पार्ट का dx का, लेकिन छोटे से पार्ट dx के से काम नहीं बनने वाला, हमें यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा। एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो छोटा सा पार्ट है W, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को dx छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो dx छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सबको अलग अलग वर्क डन निकाल करके सबको हमने भर दिया, ऐड कर दिया, दैट इज रफली इंटीग्रेशन।
तो छोटे छोटे पार्ट्स का वर्क डन निकालेंगे और उसको हम लोग ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो टोटल वर्क डन मुझको अगर निकालना हुआ, इफ आई हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होगा बच्चों, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx x1 to x2। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम उसको इस चीज़ को इंटीग्रेट कर देना होगा बॉडी के इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, या यूँ कहो कि जहाँ से जहाँ तक तुमको वर्क डन निकालने को कहा जाएगा वहाँ से वहाँ तक उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकल जाएगा। तो कहीं भी मुझको अगर वेरिएबल फोर्स मिलता है, अगर वेरिएबल फोर्स मिलता है, समझ ना कि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, थोड़ा सा देख करके समझ करके फिर हमको बात बढ़ानी है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल। टाइम के साथ बदल रहा हो या एक्स के साथ बदल रहा हो, पहचान लोगे, क्वेश्चन में क्लियर है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें फोर्स जो वेरिएबल फोर्स होगा वो ऐसा तुम्हें ग्राफ के फॉर्म में आ सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा ये F है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ ऐसा करके मान लो आ जाएगा कि एक फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अलग अलग x की वैल्यू यहाँ से चेंज कर रही है और फोर्स की वैल्यू यहाँ से चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये फोर्स और x का ग्राफ के थ्रू भी कभी कभी आ जाता है। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे है ना, x एक्सिस के पैरेलल विल बी स्ट्रेट लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ कर तो वहाँ कर सकते हो। लेकिन अगर ये x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अगर ऐसा ग्राफ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, कर्व, तो समझ आना कि ये वेरिएबल फोर्स है। अलग अलग x पर फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ऐसा भी आ सकता है, ग्राफ के फॉर्म में आ सकता है। तो ग्राफ के फॉर्म में आएगा तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। अगर कभी भी ग्राफ के फॉर्म में तुमको बेटा आ जाए फोर्स की वैल्यू, अलग अलग x पर अलग अलग तुमको फोर्स की वैल्यू बताए ग्राफ के फॉर्म में, या तो इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फोर्स तुमको इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, या तो फिर फोर्स तुमको ग्राफ के फॉर्म में दिया रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, हम लोग इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे ऑन एक्स एक्सिस, आई मीन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर हम लोग इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं ग्राफ, एरिया, स्लोप, अच्छे से काइनेमेटिक्स में सब चीज़ तुमको बताया। तो एफ ग्राफ कभी आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, और उस ग्राफ का उस वक्त उस कर्व का अगर मैं एरिया फाइंड करना चाहूँ, तो एरिया ही तुम्हारा क्या रहेगा बच्चों, वर्क डन। तो ऐसे कंडीशन में दिस एरिया इज नथिंग बट इज इक्वल टू वर्क डन। तो कभी भी तुमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दे और तुमको लगे कि यार मुझको यहाँ से अगर वर्क डन फाइंड करने को बोल रहे, तो क्या करना, उसका एरिया फाइंड करना ऑन एक्स एक्सिस, ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यही तुम्हारा होगा वर्क डन। ठीक है, तो या तो इंडिकेशन के फॉर्म में लगा सकते हैं, या तो फिर ग्राफ के फॉर्म में देगा तो वी हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है, तो कुछ बेसिक सा हमारा कह सकते हो कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और भूलना मत, मैं तुम सबको कहा है कि जिसके दिमाग में जो आए कि सर मेरे हिसाब से वो कांस्टेंट फोर्स है, अपने आसपास देखो, सीखो, ऐसे ही फिजिक्स सीखी जाती है। अपने आसपास देखो क्या हो रहा है, उसकी वजह खोजो। तो सारे बच्चे एक एग्जाम्पल कांस्टेंट फोर्स का और एक एग्जाम्पल वेरिएबल फोर्स का अपने आसपास देखते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, तो कॉपी करो इसको, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन कराता हूँ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, जल्दी करो इसको। तो चलो बच्चों, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत उस पर क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस बन जाए। तो शुभारंभ करते हैं अपने क्वेश्चन का।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसा लिख रखा है मैंने, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय अ फोर्स। एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स लगाया गया है और वो फोर्स कैसा लगा रहा है उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फोर्स का इक्वेशन दिया है और फोर्स के इक्वेशन में x आ रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा क्वेश्चन में आगे बताया गया है। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सीधा सा इक्वेशन है, बस इतना ही देख करके लग गया कि फोर्स इज वेरिएबल। x डिस्प्लेसमेंट है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज करेगा, पोजीशन अगर चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है f भी चेंज करेगा। मैंने को पहले ही पहचान बना दिया कि दो चीज़ का ध्यान रखना कि फोर्स की वैल्यू हमेशा तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम या तो x के टर्म में दी जाएगी या तो फिर तुमको फोर्स की जो वैल्यू होगी वो टाइम के टर्म्स में दी जाएगी। समझ जाना कि फोर्स इज वेरिएबल, कहीं भी x के फॉर्म में है, x के इक्वेशन के फॉर्म में है, t के इक्वेशन के फॉर्म में है, समझ जाना कि फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। तो a और b कांस्टेंट है, x इज डिस्प्लेसमेंट है, इट मींस फोर्स इज वेरिएबल। तो फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम x1 इज इक्वल टू c टू x2 इज इक्वल टू d। पार्टिकल को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करना है वो तुमको दे रखा है। एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, थोड़े बहुत घुमाएंगे, वो हमको समझना होगा। तो बिलीव करो एकदम तुम्हारा 160 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गया है अगर तुम ध्यान से बातों को पढ़ते चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन के लिए। वर्क डन क्या पढ़े हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। एफ डी एक्स हम लोग अभी पढ़े, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला कि जहाँ से जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करे वहाँ से वहाँ तक उसको इंटीग्रेट कर दो। तो फोर्स की वैल्यू क्या है बालक, F इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, C टू D, ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो ठीक है, इसको इंडिकेट कर दिया जाए तो इसको मैं अगर ब्रैकेट ओपन करके इसको दो पार्ट में अगर मैं कर लूँ तो इतना सब जानते ही होंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए डी एक्स इंटीग्रेशन C टू D प्लस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स C टू D, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो दो टर्म थे a और bx, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो a dx bx इंटू डी एक्स, ठीक है। और दो टर्म है तो दोनों का मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, ठीक है। बहुत बेसिक स्टेप है तो कर सकते हैं हम लोग इसमें। देखो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ बेसिक तुमको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। और इतना तो बिलीव कर सकता हूँ मैं कि जो बच्चे भी अभी ये क्लास देख रहे होंगे उनको बेसिक इंटीग्रेशन अभी होगी। बेसिक मतलब x के पावर n का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मत घबराओ, मैं तुमको पहले ही कह चुका, मैं तुमको 2-3 क्लास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लूँगा अभी, ठीक है। तो a dx प्लस bx dx तुमको इंटीग्रेट करना है तो a है बच्चों कांस्टेंट, ठीक है। ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x फ्रॉम c टू d प्लस b क्या है बच्चों, अगेन कांस्टेंट। x का इंटीग्रेशन x के एस्पेक्ट में क्या रखते हो, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे, c से d। अब इसके बाद तुमको पता है क्या करना होता है, a कांस्टेंट एज इट इज, एक बार x के बदले अपर लिमिट माइनस x के बदले लोअर लिमिट, तो यू विल हैव टू पुट d माइनस c प्लस b बाई 2। एक बार x स्क्वायर के बदले अपर लिमिट माइनस x स्क्वायर के बदले लोअर लिमिट, तो क्या लिखोगे बच्चों, d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, आई मीन आंसर हो गया, यही तुम्हारा वर्क डन होगा। और अगर आगे चाहो और सिंप्लीफाई करना तो दोनों में d माइनस सी कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो एक ब्रैकेट में d माइनस सी, एक ब्रैकेट में d प्लस सी। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ मैं लिख दिया इस साइड, w इज इक्वल टू d माइनस सी में कॉमन ले लो, d माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, a प्लस यहाँ क्या बच जाएगा b बाई 2, और d माइनस सी कॉमन लिया है तो एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, d प्लस सी। इतना समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इट इज़ मोर इंटीग्रेशन देन फिजिक्स, कुछ करना नहीं, बस तुमको फोर्स का
इक्वेशन पुट करना है a प्लस बी एक्स, और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तुमको जो दिया है उसकी लिमिट लगा के बस तुमको इंडिकेट कर देना है। थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन का फॉर्मूला, छोटा छोटा इंडिकेशन का मेथड अगर हमको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। मगर फर्स्ट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी कॉपी कर लो। विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जल्दी। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। अभी हम लोग इस टॉपिक पे ही क्वेश्चन करेंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, जो भी डाउट्स है, मन में शंका है, वो एकदम दूर हो जाए। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाई, एक बॉडी है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है एंड फोर्स इज गिवन बाई। बस इतना देखना ही मेरे लिए काफ़ी है कि फोर्स के इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट कहीं अगर दिया, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है कि ये फोर्स इज वेरिएबल। 5 - 3x + 2x² न्यूटन, ये तुमको फोर्स दिया है। तो साफ दिख रहा है कि f की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। बॉडी अगर मूव करेगा तो ऑब्वियसली x चेंज करेगा, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग x। तो x अगर अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस है। वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to 4 मीटर। ठीक है, x = 0 से x = 4 मीटर तक डिस्प्लेस कराना है। तो एज वी नो दैट वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाई इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x1 to x2। ठीक है, तो f की वैल्यू पुट कर दिया जाए 5 - 3x + 2x² dx फ्रॉम, कहाँ से काम होता है बच्चों, फ्रॉम 0 to 4 मीटर। ओरिजिन से तुमको 4 मीटर दूर तक डिस्प्लेस कराना है। तो पहले इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करता हूँ, dx का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देता हूँ। तो 3 टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इधर बेसिक स्टेप है, ऐसे ही करा गलत नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 dx 0 to 4 माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 3x dx 0 to 4 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx 0 to 4। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में 3 टर्म थे, मैं 3 टर्म को अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, dx का इंटीग्रेशन x हो गया फ्रॉम 0 to 4, माइनस 3 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x के एस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, x²/2 फ्रॉम 0 to 4, प्लस 2 कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x³/3 फ्रॉम 0 to ऑब्वियसली 4। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों ये वाला फॉर्मूला है। अगर तुम भूल गए होगे तो मैं तुमको याद दिला दूँ, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, ये हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी पावर है उस पावर में एक ऐड हो जाए, जो भी पावर है उस पावर में एक ऐड हो रहा है, और उसी से फिर n+1 से तुमको डिवाइड कर देना है। तो ये बेसिक सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ो कभी न कभी, बस उसी को यहाँ पे यूज़ करना है। जो भी पावर है उसमें एक ऐड हो रहा है और उसमें फिर डिवाइड करें। ठीक है, चलो तो इसको और सिंप्लीफाई किया जाए वर्क डन की वैल्यू को, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन विल बी, यहाँ करता हूँ, वर्क डन विल बी 5 एज इट इज़, x के बदले एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू विल हैव इन ब्रैकेट 4 - 0 प्लस 3/2, सॉरी माइनस है, -3/2 एज इट इज़ कर लो, और एक बार x के बदले अपर लिमिट तो 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस x के बदले लोअर लिमिट 0 हो जाएगा ये, प्लस 2/3 एज इट इज़, x के बदले अपर लिमिट तो 4 का क्यूब कितना होगा बच्चों 64, और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। तो वर्क डन विल बी 5 4 जा 20 माइनस कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, और प्लस 2/3 इंटू 64, तो ये कितना हो जाएगा 128/3। इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो W = क्या हो जाएगा बच्चों, ये -4
प्लस 128/3। तो -4 + 128 कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू -12 + 128/3। तो ये कितना हो जाएगा? 116/3 जूल। इतना हम लोग कैलकुलेशन करके आराम से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन फाइंड करना है, तो फिर बोल रहा हूँ इट इज़ मोर इंटीग्रेशन दैन एनी फिजिक्स। ठीक है, तो फोर्स तुमको दिया रहेगा एक्स के फॉर्म में, उस एक्स के फॉर्म में रखोगे और जहाँ से जहाँ तुमको डिस्प्लेस कराना है उस लिमिट के अंदर उसको इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, सिंप्लीफाई करो एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग तुरंत चलते हैं। ठीक है, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ, जल्दी कर लो। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नीट 2016 में तुमसे पूछा गया क्वेश्चन है। फैक्टर फॉर्म में है, फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और अगर तुम सबको याद होगा, तुम्हें से जो बच्चे शुरुआत से मुझसे जुड़े हैं और शुरुआत से सारी क्लास कर रहे हैं, तो जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो तुमको मैंने ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे कराया था। तो फिर मैंने ये भी कहा था कि वर्क एजी पर पढ़ाऊँगा तो वहाँ फिर ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होगी। तो नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी से लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि समझ में आए कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जिसका पोजीशन दिया है कि उसको कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कराना है। तो मान लो ये इसकी कोई पोजीशन है P और ये इसकी कोई फाइनल पोजीशन है Q। इस बॉडी को मुझको P से Q तक डिस्प्लेस कराना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी पार्टिकल की दोनों पोजीशन तुमको दी हुई है। ये इनिशियल पोजीशन दिया है तुमको R1, बॉडी कहाँ पे था, और ये तुमको दिया बच्चों उस बॉडी का, पार्टिकल का फाइनल पोजीशन जहाँ पर उसको मुझको ले जाना है। मान लो वो पोजीशन क्या है उसकी R2। ठीक है, और ये है डिस्प्लेसमेंट P से Q की तरफ। तो सबसे पहले अच्छा इस यहाँ जो फोर्स लगाया गया उस फोर्स को ध्यान से देखो। तो बॉडी पर फोर्स लगाया 4I कैप + 3J कैप न्यूटन फोर्स है। कहीं एक्स वैक्स का जिक्र नहीं है। 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4I कैप, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है जेड एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये फोर्स एक्चुअल में कांस्टेंट फोर्स से दिखाई हमको दे रहे हैं। 4 इज कांस्टेंट, हमेशा 4 रहेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। 3 इज कांस्टेंट, हमेशा 3 रहेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस में लगाया गया फोर्स 4 न्यूटन, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाया गया फोर्स 3 न्यूटन। ये दोनों फोर्स कांस्टेंट है, आराम से दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस में 4 कांस्टेंट है, वाई एक्सिस में 3 कांस्टेंट है। कोई इंटीग्रेशन विंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक सा डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, बट उसके लिए डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा। ये तो पोजीशन दिया है कि यहाँ था R1, यहाँ पहुँच गया R2। तो कुछ लोग बच्चों को नहीं पता, किसी जो दिया है R1 R2 वो है क्या, तो बच्चों को उसका पोजीशन है। R1 जहाँ पे था वो उसका पोजीशन वेक्टर है इनिशियल, जहाँ पहुँच गया वो R2 उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और हमको R डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये R चाहिए। तो सबसे पहले हम R फाइंड करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट R इज फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कहीं भी तुमको डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना होगा किसी मोशन में, हमेशा फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही माइनस करना। गलती से भी ये माइनस ये मत कर देना, हमेशा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो R2 कितना दिया बच्चों? R2 इज 4J कैप + 3K कैप, अच्छी बात है, माइनस R1 कितना दिया है? R1 इज -2I कैप + 5J कैप। ठीक है, तो माइनस मैं करूँगा तो देखो यहाँ पे I तो नहीं है, J है, तो मैं सबसे ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। 4J कैप + 3K कैप माइनस कितना हो जाएगा? +2I कैप और -5J कैप। तो डिस्प्लेसमेंट दैट यू गॉट इज 2I कैप एज इट इज प्लस
-5j + 4j -j कैप एंड +3k कैप, ये तुम्हारा हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये मीटर्स में ही डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, पोजीशन दिया तो डिस्प्लेसमेंट बना आ गया। फाइंड वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला एज वी नो दैट वर्क डन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए। वर्क डन इज इक्वल टू एफ कितना है बच्चों, एफ इज 4i कैप + 3j कैप है ना, डॉट प्रोडक्ट है, इस बात को ध्यान रखना। आर इज 2i कैप -j कैप + 3k कैप। क्लियर? तो अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालूंगा तो डॉट तो सबको निकालने आता ही है, आई वाले का आई से मल्टीप्लाई करते हो, जे वाले का जे से, के वाले का के से। तो आई तो यहाँ पर पे है 4 2 जा 8, जे है 3 × -1 -3, के नहीं है तो के का तो 0 हो जाएगा। तो 8 - 3 द वर्क डन इज 5 जूल। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आसान होते हैं, मगर डायग्राम में इसलिए बना दिया ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है, R1 का क्या मतलब है, R2 का क्या मतलब है, हमें पोजीशन दिया है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इस फिगर से अगर समझोगे तो बात एकदम समझ में आ जाएगी क्या दिया है वो क्या फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नीट 2016 में पूछा क्वेश्चन था जो कि बहुत बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, बस ढूंढना तुमको पड़ेगा कि कहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जल्दी फटाफट सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जल्दी। ओके फाइन, तो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भी वैसे क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स का है, ताकि मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि अच्छे से एकदम माइंड में बैठ जाए कि इसमें ऐसा मेथड होगा तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे। जितनी बार क्वेश्चन रिपीट करोगे अलग अलग टाइप के, उतना तुमको क्लियर होगा कि हमें क्या करना। प्रैक्टिस आदमी क्यों करता है कि हम उसके यूज टू हो जाए, हमें नर्वसनेस ना हो एग्जाम में क्वेश्चन है। पहली दफ़ा क्वेश्चन देखोगे नया एकदम, कभी किया नहीं, ऑब्वियसली नर्वस हो जाते हैं। दैट्स वाई प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करें कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाई F इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की वैल्यू x के टर्म्स में दी है, समझ जाना फोर्सेस वेरिएबल, अलग अलग x पर अलग अलग फोर्स की वैल्यू है, न्यूटन में फोर्स दिया हुआ है। फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 5। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक मुझको बॉडी को डिस्प्लेस कराने में कितना वर्क डन करना होगा वो तुमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलो एज वी नो दैट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dx फ्रॉम x1 to x2, x1 से x2 तक। ठीक है, फाइन। तो फोर्स इज 7 - 2x + 3x स्क्वायर dx फ्रॉम x1 to x2। ठीक है, तो फिर वही कहूँगा, इसमें 3 टर्म है, 7 - 2x और 3x स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करो, इस dx का मल्टीप्लाई तीनों के साथ हो जाएगा, 3 टर्म होंगे, और फिर इंडिकेशन तीनों टर्म का अलग अलग करते हैं। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करो, प्रैक्टिस हो जाए, जितना उतना स्टेप काटो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 7 dx 0 to 5 माइनस इंटीग्रेशन इसका करूँगा मैं 2x dx 0 to 5 प्लस तीसरा टर्म कौन है बच्चों, 3x स्क्वायर dx 0 to 5। ठीक है, सो W इज इक्वल टू 7 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x फ्रॉम 0 to 5 -2 कांस्टेंट है, x का इंडिकेशन x के एस्पेक्ट में x² 2 फ्रॉम 0 to 5 प्लस 3 कांस्टेंट है, x² का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, x³ 3, लिमिट लगा दिया 0 to 5। क्लियर है,
फाइन। W इज इक्वल टू 7 एज इट इज। एक बार x के बदले अपर लिमिट माइनस x के बदले लोअर लिमिट, तो x के बदले 5 पुट किया माइनस x के बदले 0 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो गया। एक बार x के बदले अपर लिमिट तो 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, फिर x के बदले लोअर लिमिट तो 0 पुट करोगे 0 का स्क्वायर 0, 3 से 3 कैंसल्ड आउट, प्लस x क्यूब है ये, तो अपर लिमिट पुट करोगे x की जगह 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, x के बदले 0 पुट किया तो 0, तो 7 5 जा 35 माइनस 25 प्लस 125, तो इसको सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 135 जूल इज योर आंसर, वर्क डन बाय द फोर्स। सिंपल था, कुछ खास नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस की हमको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो फोर्स दिया है उसको लिखो और जो लिमिट दी है उसको प्रॉपर उस लिमिट में इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी करो। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। ओके फाइन, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 तुमको मैं थोड़ा सा पहले कोरिलेट करा दूँ कहाँ से लिया गया है, कैसा है ये। सॉरी, एक इलास्टिक वायर तुमको तुम्हारे पास मान लो है, या कोई भी इलास्टिक, रबर बैंड है ना। रबर बैंड को जब तुम खींचते हो, जरा सोचो तुमको कैसा फील होता है। अब कैसा फील होता है सर, मतलब क्या, सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तुम किसी रबर बैंड को खींचते हो तो शुरू में तो हल्का हल्का कोई दिक्कत नहीं, फटाफट खिंचाता है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसको और खींचते जाते हो उसको और खींचना मुश्किल होता जाता है। कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जब भी कि तुम किसी इलास्टिक या रबर बैंड को तुम स्ट्रेच करते हो, वो अपने ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब रीस्टोर करने के लिए फोर्स, ठीक है। तो जब तुम उसको खींचोगे तो वो अपने आप को वापस रीस्टोर करना चाहेगा, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग को खींच दिया, जैसे छोड़ोगे क्या करेगा, रीस्टोर कर लेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोलेट कर पा रहे हो मेरे ख्याल से। किसी रबर बैंड को तुम जब स्ट्रेच करते हो तो वो अपने आप को वापस रीस्टोर करना चाहता है कि नहीं, कि जैसे ही छोड़ोगे फट से रीस्टोर कर लेगा। तो उसी पर एक क्वेश्चन तुमको बना के दे दिया है। कह रहा है कि व्हेन अ रबर बैंड, जब एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं बाई x डिस्टेंस, ठीक है, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाई F इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। जैसे मान लो कोई एक रबर बैंड है, इसको बच्चों हमने x लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया। इसकी ओरिजिनल लेंथ जो भी रही होगी, हमने इसको x लेंथ स्ट्रेच किया है। जो स्ट्रेच किया है वो लेंथ x है, ठीक है। तो जब किसी रबर बैंड को x लेंथ हम खींचेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो अपने आप को वापस क्या करेगा, रीस्टोर करना चाहेगा। स्प्रिंग की तरह हल्का सा खींचोगे तो लगता नहीं कि बस अपने आप को रीस्टोर करना चाह रहा, जैसे इसको छोड़ दोगे रीस्टोर कर लेगा, ठीक है। अब क्यों करता, आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग, उसको पढ़ना भी हम लोग को है। तो कितने फोर्स से रीस्टोर करेगा वो तुमको दिया है। कितना दिया है, F इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। इतने फोर्स से वो अपने आप को रीस्टोर कर लेता है। वेयर a एंड b आर ऑफ कोर्स कांस्टेंट्स, अच्छी बात है। फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट बाई लेंथ n। तो x लेंथ स्ट्रेच करने पर इतना फोर्स लगता है, तो उसको n लेंथ हमको स्ट्रेच करना है। कहाँ गया, कैपिटल L, ठीक है। तो कैपिटल L लेंथ से स्ट्रेच करने का मतलब कि जब उसकी स्ट्रेचिंग, जब उसकी लेंथ में स्ट्रेचिंग 0 रही होगी, तब से लेकर के L लेंथ तक उसको खींच डालो। अब तुम सोचो, किसी इलास्टिक को, स्प्रिंग को जब तुम खींचते हो, रबर को खींचते हो, तो कुछ वर्क डन करते हो कि नहीं करते हो, पहले बताओ। तुम्हारे अंदर की एनर्जी खर्च होती है कि नहीं खर्च होती है, पहले बताओ। जब तुम कोई रबर बैंड को, इलास्टिक को खींच के देखो, तुम्हारे अंदर से एनर्जी खर्च होती है, यू हैव टू डू वर्क। तो वही कह रहा है बच्चों कि किसी रबर बैंड को, इलास्टिक को 0 लेंथ से L लेंथ तक स्ट्रेच करना है, हाउ मच वर्क यू हैव टू डू।
तो फोर्स वेरिएबल है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो एज यूजुअल वी नो दैट वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। तो इंटीग्रेशन f कितना है बच्चों, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और स्ट्रेचिंग कहाँ से करनी है, 0 to 12 स्ट्रेच करनी है। तो w इज इक्वल टू, अगेन दो टर्म है, ब्रैकेट ओपन करके दो टर्म को अलग अलग कर लो, कितना हो जाएगा, ax dx 0 to 12 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 12। ठीक है, अलग अलग कर लिया, ब्रैकेट ओपन किया, dx इसके साथ dx इसके साथ, दो का इंटीग्रेशन कर दिया। अब जैसे इंटीग्रेशन करते हो, a कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 0 to 12, क्लियर। प्लस b कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एक्स क्यूब बाई 3, इन लिमिट कहाँ से लगाओगे, 0 to 12। तो इसमें क्या करोगे बच्चों, अब a बाई 2 तो कांस्टेंट है, एक बार x के बदले अपर लिमिट l स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, प्लस b बाई 3 कांस्टेंट है, एक बार x के बदले अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 3, यही तुम्हारा बच्चों वर्क डन होगा इस रबर बैंड को स्ट्रेच करने में। तो वही वेरिएबल फोर्स था, बस वेरिएबल फोर्स को एक रियलिस्टिक पिक्चर के तौर पे तुमको दे दिया ताकि रबर बैंड के एग्जांपल दे करके समझाया जा सके कि वेरिएबल फोर्स। अब देखो तुमसे पूछा था कुछ देर पहले अभी कि वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल बताओ कि जहाँ फोर्स वेरी करे एक्स के साथ, यही एग्जांपल आ गया। रबर बैंड को तुम खींचते हो तो जो फोर्स होता है वेरी करता है स्ट्रेचिंग के साथ साथ, जितना अधिक स्ट्रेच करते जाओगे उतना ज़्यादा तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, तुमसे पूछा था मैंने, ठीक है। चलो अब इससे रिलेट करके किसी को और एग्जांपल याद है तो बताना। तो मैंने पूछा, याद रखना, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल अपने आसपास लाइफ में तुम जो देखते हो उसको मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके फाइन, तो आज बच्चों हम स्टॉप करेंगे। मैं सोचा था कि आज मैं वर्क एनर्जी पावर भी तुमको बता दूं, बट वर्क एनर्जी पावर मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज बताऊंगा तो मुझको आधे में रोकना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा और वहीं पर ढेर सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। उस पर जितने क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से आ सकते हैं सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना ही। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास 12th NCERT हमारी चल रही है, 11th हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो नीट 2022 की प्रिपरेशन एकदम अप टू द मार्क हमारी होने वाली है इन द कमिंग 100 डेज। अब तुमको अपना जलवा दिखाना होगा, जितना तुम दम लगा सकते हो अपने जीवन में, अपने जीवन काल में जितना दम लगा सकते हो लगा दो, ठीक है। अगला 100 दिन बस तुम जितना लगा सकते हो दम लगा दो, बाकी सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विथ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 12th का NCERT जैसा चल रहा था चलता रहेगा। प्रिपरेशन करते रहो और जो दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझको बताओ, उसका सोल्यूशन हम मिलकर निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।